नहीं ऐसे नहीं होगा। एक तो यार ये बायोलॉजी वाले मैथ्स करते हैं तो ऐसे ही होता है। डेफिनेशन लिखी है ना यार मैंने इसकी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं मानती मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, इतनी बड़ी गलती। जो एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका पे एक होल पाया गया ओजोन में। अब होल से तुम लोग क्या समझ रहे हो, क्या असली में छेद हो गया था? नहीं भैया, छेद नहीं हुआ था कभी भी। इट इज जस्ट कि वहां की जो ओजोन लेयर है वो पतली हो गई, काफी पतली हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। आज क्लास 10 बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर देखने वाले हैं, व्हिच इज आवर एनवायरनमेंट। सैंपल पेपर्स में हमने देखा था क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, जो कि हर बार आती भी हैं। तो चैप्टर तो देखो भैया इंपॉर्टेंट है, आप पूरे तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। बट क्या इस चैप्टर को उतनी अहमियत देनी है जितना हमने लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी को दी है? तो आंसर है सिंपल सी बात है, नहीं। आपने इस चैप्टर को इतनी अहमियत नहीं देनी है। इस चैप्टर को आपने कैसे पढ़ना है, एक बार ये वाला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम 2 रीडिंग आप देंगे इस चैप्टर को, दैट्स इट। इतनी अहमियत देनी है बस इस चैप्टर को, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो कोशिश करूंगी वीडियो एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रहे, क्योंकि ये वो चैप्टर नहीं है जिसपे हम लंबी लंबी वीडियो बनाएं, ठीक है। और टाइम वेस्ट अपने को करना है नहीं, बिकॉज वी हैव अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो है ही है, उसके बाद बाकी के और सब्जेक्ट्स भी अपने पास होते हैं। तो बिना देरी के चालू करेंगे आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज इकोसिस्टम। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स? इकोसिस्टम क्या होता है, उसके क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या पार्ट्स उसके होते हैं। ज्योग्राफी में ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या है। देखो, किसी भी एक जगह में 2 कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। एक तो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पे जितनी भी जिंदा जीवित चीजें हैं वो इस लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने को देखने को मिलते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर। ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। अब किसी भी एक जगह पे इन लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन, नाउ दिस फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, नोबडी, यू नेवर नो कि कोई आपसे पूछ ले, 1 मार्कर में ये आ जाती है। सो ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्टिंग इन एन एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम। बायोटिक बोले तो लिविंग और नॉन बायोटिक बोले तो नॉन लिविंग, है ना। तो इन दोनों का ही जो इंटरैक्शन है वही इकोसिस्टम को बनाता है। तो वही आपको बताया, बायोटिक कंपोनेंट्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे तो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, है ना, एग्जाम्पल हो गए। नाउ क्वेश्चन उठता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो, इंसान कहीं रुकता नहीं है, तो जब नेचुरल इकोसिस्टम थे उसके अलावा भी उसने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स को बनाया है। अब वो उसके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। नेचुरल की बात करूं तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। इंसान का इससे कोई लेना देना नहीं है, इंसान कभी ये चीजें बना नहीं सकता है ना। बट क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम है तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स भी है हमारे पास, जैसे कि क्रॉप फील्ड्स, है ना, एंड व्हाट, एक्वेरियम्स एंड गार्डन्स। ये सब क्या है? ये इंसानों ने बनाया है, मैनमेड है। सो दे कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। आई होप एग्जांपल्स याद रहेंगे। नेचुरल में जो नेचुरल जगह हैं, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, ये हो गए। आर्टिफिशियल में एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कंज्यूमर्स, सॉरी, प्रोड्यूसर्स वर्सेस कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है उनके बीच की, जो खाना बना रहे हैं और जो उस खाने पे अटैक कर रहे हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स की जब मैं बात करती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स, उन बायोटिक कंपोनेंट्स को आप ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बेसिकली सनलाइट को यूज करके खाना प्रिपेयर कर रहे हैं खुद के लिए और बाकियों के लिए भी, ठीक है। अब कंज्यूमर्स कौन है? जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। डायरेक्टली का एग्जांपल तो सारे हर्बीवोर्स हो गए। हर्बीवोर्स सारे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। Then herbivores को खाते हैं carnivores, ठीक है। So carnivores are not directly dependent on producers, but they are indirectly, क्योंकि डियर अगर नहीं कंज्यूम कर रहा है प्रोड्यूसर्स को, so मुझे बताओ डियर की आबादी कम हो जाएगी, then डियर की आबादी कम हो जा रही है, तो then ultimately carnivores will also be affected। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। देन इसके बाद क्या आ जाता है? डीकंपोजर्स आ जाता है। डीकंपोजर्स से आप क्या समझ रहे हो? दीज आर ऑर्गेनिजम्स which actually they have a role in breaking down the dead and decaying remains of the organism। जो हमारे इकोसिस्टम में अगर प्लांट के रिमेन्स है या फिर एनिमल के रिमेन्स है ना, तो उन पे अटैक कौन कर रहा है? ठीक है, आई एम रियली सॉरी, देयर वाज अ ब्रीफ पॉज, बट ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। सो डीकंपोजर्स की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। नाम से समझो, डीकंपोजर्स एक होते हैं बनाने वाले और एक होते हैं उन बनाने वालों को ही तोड़ने वालों को, ठीक है। सो डीकंपोजर्स आर बेसिकली दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई। दे एक्ट ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वेदर प्रोड्यूसर्स
और कंज्यूमर्स, ठीक है, इनकी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको वो सॉइल को दे देते हैं, देन फर्दर दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स टू प्रिपेयर देयर फूड। मतलब समझो, सिंपल सी बात है, ये प्रोड्यूसर्स कौन है जो खाना बना रहे हैं? बोले तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ सम बैक्टीरिया, दे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। देन कंज्यूमर्स कौन है? जो कि एक्चुअली इन प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉर देयर सस्टेनेंस और फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एग्जांपल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। Then next we have decomposers. ये कौन है? These are class of microorganisms. They are microorganisms. Example, bacteria and fungi. Bacteria and fungi, which act on dead and decaying parts of the producers and consumers and break their complex organic substances, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये क्या है? ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, तो इन पर एक्ट कर कर इनको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वाटर, ठीक है। एंड देन ये सब कहाँ जाता है? सॉइल में जाता है। अल्टीमेटली सॉइल में से इन्हें प्रोड्यूसर्स यूज कर कर अगेन फोटोसिंथेसिस करते हैं, देन अगेन द साइकिल गोज ऑन लाइक दिस, ठीक है। समझ रहे हो? ये प्रॉपर एक साइकिल है। प्रोड्यूसर्स पे कौन डिपेंड कर रहे हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स पे कौन डिपेंड कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स। इट्स अ प्रॉपर साइकिल, बिकॉज अगर डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, तो पहली बात तो वो यूं ही एनवायरमेंट में हमेशा पड़े रहेंगे, है ना, बॉडीज कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगी। दूसरी चीज, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आप हर एक पेड़ पे नजर तो नहीं रखने वाले हो, उसको जाके मैन्योर फर्टिलाइजर आप नहीं देने वाले हो, है ना। फॉरेस्ट यूं ही अगर ग्रो कर रहा है, सो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचर एंड द प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन नेचर। सो दैट इज वाई जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, दे एक्चुअली डिपेंड ऑन डिकम्पोजर्स। इज दैट फाइन? है ना। आगे चलेंगे। नाउ व्हाट डू यू सी आउट ऑफ दिस थिंग, दिस होल स्क्रीन? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यहाँ पर एक ये बड़ी मछली है जो छोटी मछली को खा रही है, छोटी मछली उससे छोटी मछली को खा रही है। एक तरीके से चेन देखने को यहाँ पे मिल रही है आप, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, फिर वही ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है। सो इट्स अ प्रॉपर चेन। अगर यहाँ पर से कोई एक भी गायब होता है तो इम्पैक्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज ये वाला जो मिडिल वाला स्पीशीज था, ये गायब होता है, तो सबसे पहले क्या होगा? इसकी तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको कोई खा नहीं रहा है, तो अब ये जम के करेंगे रिप्रोडक्शन, अपनी बढ़ाएंगे तादाद, ठीक है। दूसरी तरफ इसके साथ बेचारे के साथ क्या होगा? इसका खाना छिन गया है, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा एक टाइम बाद, है ना। तो देख रहे हो कैसे ये इंटरकनेक्टेड है। वहीं एक दूसरा हमारा एक बहुत स्पेसिफाइड सा एग्जांपल आ गया है कि लेट्स सपोज ये कोई ग्रीन प्लांट है, उस पे एक्ट कर रहा है ये कैटरपिलर। इस कैटरपिलर को खा रहा है एक स्मॉल बर्ड, एंड देन इस बर्ड को खा रहा है बड़ा बर्ड, दैट इज आवर हॉक। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट्स डेफिनेटली फूड चेन। फूड चेन की यहाँ पर बात हो रही है। सो अगर मुझे डिफाइन करना है फूड चेन, तो क्या बोल सकती हूँ? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर फॉर्म्स ऑफ फूड चेन। एक प्रॉपर चेन है, एक प्रॉपर सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड कर रहा है। नाउ दिस फॉर्म्स अ फूड चेन। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। मतलब अगर मैं यहाँ पर जाऊं, ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। एक बार एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा, ठीक है, दिस इज अ रूल, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो खाना बनाते हैं हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ही वो लोग रहेंगे। क्यों? वही खाना बना रहे हैं ना। देन उन पर अटैक करेंगे कौन? जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स इसीलिए हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर रहेंगे। पहले पे प्रोड्यूसर्स जो खाना बना रहे हैं, देन इन प्रोड्यूसर्स पे अटैक कौन कर रहा है? हर्बीवोर्स, इसलिए सेकंड ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद कौन आ जाता है? स्मॉल कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। या तो आप उन्हें छोटे कार्निवोर्स बोल लो या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल लो, क्योंकि प्राइमरी तो हर्बीवोर्स है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये क्या करेंगे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल ले लेंगे। उसके बाद जो बड़े कार्निवोर्स है, जैसे शेर हो गया, लायन हो गया, है ना, ये सब ये क्या करेंगे? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इस तरीके से हमको हमारा ये जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो दिखते हैं। सो प्रोड्यूसर्स, रिमेंबर इट्स अ रूल, थंब रूल, दे आर ऑलवेज गोइंग टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। नाउ जो फूड हम खा रहे हैं बेसिकली क्या है? एक तरीके से फ्यूल है, जिससे अपनी बॉडी क्या करेगी? एनर्जी बनाएगी। अब ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये कैसे जाता है? सबसे पहले जो खाना बना रहा है प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स के पास सबसे ज्यादा पहले एनर्जी होती है। देन वो अपनी एनर्जी पास ऑन करेंगे किन्हें? हेटेरोट्रॉफ्स को। हेटेरोट्रॉफ्स पर कौन अटैक करता है, कौन फीड करता है? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स विल गेट द एनर्जी ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही है, ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ से डिकम्पोजर्स, ठीक है।
बट व्हेन एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म सम इज लॉस्ट टू एनवायरनमेंट। ये तो आपने पढ़ा है, इट्स अ थंब रूल इन केमिस्ट्री कि जब भी एक एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करके दूसरे एनर्जी में बदल रही है, लेट्स सपोज लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही है, some of its energy will be lost to the environment which cannot be traced back। ठीक है, सो ये तो रूल है ही। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि सन है हमारा, है ना, सन से सनलाइट आती है। अब इस सन की जो 100% सनलाइट है उसमें से 1 to 2%, इस सन की जो 100% सनलाइट है, इस सनलाइट में से 1 to 2% विच इज एक्चुअली PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि सन की 100% जो सनलाइट है उसमें से ओनली 1 to 2% PAR, ठीक है, वो लेते हैं कौन, प्रोड्यूसर्स। कितना, 100% सनलाइट में से ओनली 1 to 2%। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लेट्स सपोज इस 1 to 2% सनलाइट को यूज करके इन्होंने एनर्जी बनाई, फूड बनाई, फूड से एनर्जी मिलेगी, है ना। लेट्स सपोज अब इसके पास 100% एनर्जी है। अब क्योंकि इसने अपना जीवन बिताना है, सो उस जीवन बिताने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज करेगा, है ना, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो आप पढ़ चुके हो, तो उसमें एनर्जी यूज हो जाएगी। तो तकरीबन 90%, 90% ऑफ एनर्जी गेट्स यूज्ड अप, 90% ऑफ एनर्जी यूज्ड, बचा कितना, 10%। ये 10% एनर्जी पास ऑन हो जाएगी इसको ये जो प्लांट की 100% एनर्जी थी उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी इसको पास ऑन हो जाएगी। कैसे, जब ये इस पे अटैक करेगा, जब इसको खाएगा प्लांट को, तो उस प्लांट में से इसको बस 10% की एनर्जी मिली। अब इसके पास ये जो 10% एनर्जी है ये भी उसको लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करेगा, है ना। अब इस 10% का भी इसने क्या किया, 90% खुद के लिए यूज कर लिया और जो रिमेनिंग 10% था वो ऊपर भेजा। तो एक तरीके से यहाँ पे ये 10% लॉ आपको देखने को मिल रहा है कि हर ट्रॉपिक लेवल में 90% of the energy gets used up and only 10% of the energy is made available for the next tropic level। समझ में आ रही है ये बात कि सिर्फ 10% energy will be made available to the next tropic level। इसको एक क्वेश्चन दूंगी, उससे समझना। तो देखो ग्रीन प्लांट्स में क्या लिखा है, 1%, बट इट इज एक्चुअली 1 to 2%। सनलाइट की एनर्जी ली, अब ये 10% लॉ मैंने आपको बता दिया, मेड अवेलेबल टू दी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये बात समझ में आ गई, 10% लॉ इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो इसका, तुम्हें बोल देंगे कि ये जो प्रोड्यूसर था इसके पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी थी। अब आप ये बताओ कि इधर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर ये ट्री क्रीपर है, इसके पास कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10% लॉ लगाओगे, इस प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी जाएगी, 10% की एनर्जी जा रही है, तो कितनी एनर्जी जा रही है, 1000 जूल, क्योंकि एक कट जाएगा 10% से। फिर अब इसका 10% आगे जा रहा है तो इसके पास कितना आएगा, सिर्फ 100 जूल। और अगर ऐसे आपसे पूछ ले कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर यहाँ पर हॉक है, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो अगेन 10% पास ऑन करके कितना हो जाएगा, 10 जूल। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 10% में कैसे बोल रही हूँ, जिन्हें नहीं समझ में आया थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ। देखो What's wrong? हाँ ठीक है, ये 10,000 था, अब इसका 10% अगर आपको करना है तो ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक तो यार ये बायोलॉजी वाले मैथ्स करते हैं तो ऐसे ही होता है। देखो मैं कैसे करूंगी, 10% ऑफ 10,000 जूल। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी 10/100 इंटू 10,000। अब हो जाएगा। ठीक है, एक ये यहाँ से कटा यानी यहाँ से, तो कितना मिल गया मुझे, 1000 जूल। तो इस तरीके से आप वो निकाल सकते हो। ऐसे लिखना 10% ऑफ 10,000 जूल, 10 लिखा और नीचे परसेंट, परसेंट तो आप जानते हो पर फ्रैक्शन हो गया, पर का मतलब सेंट का मतलब 100, देन इनटू 10,000। तो इस तरीके से आप 10% निकाल सकते हो। जो लोग भी परसेंटेजेस निकालना भूल गए थे, आई होप आई रिमाइंडेड यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आता है क्लास, मजाक नहीं कर रही, मतलब मजाक से सब हटके ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका जो 4 मार्कर केस बेस्ड होता है उसमें जनरली ये वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अच्छा यहाँ पर थे हमने, अच्छा फूड चेन में जनरली 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाते। क्यों, यहीं पे देखो इस एग्जाम्पल के साथ,
यहाँ पर इसके पास, हॉक के पास, खुद के पास सिर्फ 10 जूल बचा है। अब सोचो इसके बाहर जो ट्रॉफिक लेवल है उसके पास तो एनर्जी नहीं जा रही। इसीलिए एक फूड चेन में 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो बोर्ड में आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा कि 5 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन बनाओ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको बोल देते हैं कि 3 ट्रॉफिक लेवल, 4 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन बनाओ। तो कुछ एग्जांपल्स पहले से प्रिपेयर रखना, एक तो यहीं पर है, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आपको पता लग गया है कि सिर्फ क्यों 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल की ही फूड चेन होती है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉफिक लेवल। जो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है उसमें हमेशा ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, याद रखना इसे। हालांकि इसमें एक्सेप्शन है कि इक्वेटिक इकोसिस्टम्स में जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको जो बोल दिया एनसीईआरटी ने, अपन उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। सो एनसीईआरटी बोल रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉफिक लेवल्स, याद रखें इसको। उसके बाद फूड वेब, फूड चेन तो आपने पढ़ लिया, व्हाट इज फूड चेन, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर इज नोन एज फूड चेन। फूड वेब क्या है? फूड वेब ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहे हो कि एक डायरेक्ट चेन, सीधी चेन नहीं है, उसमें बहुत सारी चेन्स इंटरमिंगल्ड है, उसको हम फूड वेब बोल देते हैं। डिफाइन करना है मैम, तो डिफाइन कैसे कर देंगे? ऐसे कर देंगे, बिग नेटवर्क ऑफ हु ईट्स हु, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर नेटवर्क, हु ईट्स हु इन इकोसिस्टम, इट शोज how different animals and plants are connected by what they eat and what eats them. This forms a food web, ठीक है। ये तो खैर फूड चेन ही है, यहाँ पे आपको बताया कैसे सन से एनर्जी लेता है जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, देन वो पास ऑन कर रहे हैं, उस दौरान कुछ एनर्जी लॉसेस भी हो रहे हैं। आप जानते हैं एनर्जी लॉसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको भी अपने लाइफ प्रोसेस करने हैं। यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हो रहा है, एंड देन 10% ऑफ द एनर्जी इज ओनली गेटिंग पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एंड देन लास्टली कहाँ पे आ जा रहा है ये सब? डिकम्पोजर्स के पास। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब। मतलब आप देख रहे हो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट चेन नहीं दिखाया कि इस पे कौन अटैक कर रहा है या ये किस पे अटैक कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी चेन्स इंटरकनेक्टेड है। ये देख रहे हो, ये आर्टिक कॉर्ड जो है ये सिम्पेजिक फोना पर अटैक कर रही है, देन ये लिबुला, ठीक है, इस तरीके से प्रॉन्स है, इन पर भी अटैक कर रही है। तो समझ रहे हो यहाँ पे बहुत सारे इंटरकनेक्टेड यहाँ पे आपको फूड चेन्स दिखाई गई है। नाउ दिस फॉर्म्स अ फूड वेब। अच्छा, ये इक्वेटिक का एग्जांपल है, खैर, है ना। हाँ, नाउ कुछ पॉइंट्स जो बुक में दिए हैं, और ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको लिखने के लिए मटेरियल चाहिए, तो लिखोगे क्या? ये सब लिखना है उधर, ठीक है। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल को फ्लो रहता है एनर्जी का, है ना। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ऐसे ही एनर्जी हमेशा फ्लो करेगी। इट इज यूनिडायरेक्शनल, ऑपोजिट नहीं हो सकता ना यार, खुद सोचो। ऐसा थोड़े है कि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं प्लांट्स, तब जाएगी ना प्लांट्स में एनर्जी। दिस इज नॉट पॉसिबल। एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। इतनी बात आपको पता है। सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू फूड चेन, जैसे कि पेस्टिसाइड केमिकल्स। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है DDT का, जो कि एक पेस्टिसाइड किसी जमाने में यूज हुआ करता था क्रॉप फील्ड्स में, अब नहीं होता, बैन है। सो लेट्स सपोज हमारे क्रॉप फील्ड्स में जब हमने ये पेस्टिसाइड डाला, है ना, तो क्रॉप्स में आ गया ये केमिकल। अब इन क्रॉप्स को लेट्स सपोज एक इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट में भी ये केमिकल गया, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, समझ रहे हो, ये डिग्रेड नहीं हो रहा है किसी की भी बॉडी में, तो ये सब में पास ऑन हो रहा है। बट वो जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी में ये जो क्वांटिटी होगी इस केमिकल की, ये क्रॉप के कंपैरिजन में, प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, याद रखना है इसे, ठीक है। तो अब हर एक जो, जैसे हम लेवल अप बढ़ते जाएंगे, अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आएगा, तो वो जिस चीज को खा रहा है उससे तो उसे ये केमिकल मिलने ही वाला है, उसके पूरे लाइफ टाइम में भी तो उसे कहीं ना कहीं से ये केमिकल मिलेगा ही। मतलब हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर इस केमिकल की अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो अब देखो हम इंसेक्ट पे थे, इंसेक्ट को खाया बर्ड ने, बर्ड को खाया इंसान ने, इंसान मतलब हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर है। इंसान के बॉडी में इन बाकी सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी इस केमिकल की। क्यों? क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, इसीलिए जिस चीज पे फीड किया इंसान ने वहां से उसे केमिकल मिला, प्लस उसके लाइफ टाइम में भी उसने इस केमिकल को एक्यूमुलेट किया, सो उसकी बॉडी में सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पाई गई। नाउ दिस फिनोमेना इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। समझ में आया? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अगर इसकी डेफिनेशंस मुझे आपको बतानी है तो इट वुड बी, डेफिनेशन लिखी है ना यार मैंने इसकी ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं मानती मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, इतनी बड़ी गलती। ओके, आई एम सॉरी। तो डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी थी। सो डेफिनेशन इज फॉर दिस, मैं एक बार आपको लिख देती हूँ ये, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। कहीं पर स्पेस मिल जाए तो, कहीं स्पेस नहीं, रुक जाओ, मुझे दूसरी स्लाइड लेकर ही ये लिखना पड़ेगा।
बट दिस इज इंपॉर्टेंट, तो एक बार मैं स्लाइड ले लूं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी केमिकल, टॉक्सिक केमिकल यहां पे हम लिख सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल एक्यूमुलेटेड, जमा होना, ठीक है, एक्यूमुलेटेड एट दी successive trophic levels is known as बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, आप बायोमैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, द इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ एनी केमिकल, टॉक्सिक केमिकल accumulated at the successive trophic levels is known as biomagnification और biological magnification। I hope definition आपको मिल गई है, मतलब hope क्या, मिल ही गई है। ये एक बार देख लेते हैं, छूट गया था। केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए किसी की भी बॉडी में नष्ट नहीं हो रहे हैं, एज इट इज पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, humans at top level maximum concentration, now this phenomenon is biological magnification। इस बार की सैंपल पेपर में इस वाले हमारे टॉपिक में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है, लेट्स सपोज कोई केमिकल है, ppm स्टैंड्स फॉर पार्टिकल्स पर, अरे क्या होता है यार, मैं आजकल कैसे भूल रही हूँ ये सब चीजें, देख रहे हो सब दिमाग से निकलते जा रहा है, आता भी होगा तो वो अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, पार्ट्स पर मिलियन, ppm स्टैंड्स फॉर, ओहो, पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट है। ठीक है, जैसे बाकी चीजों को मापने के लिए यूनिट होती है, ऐसी ये यूनिट है केमिकल की क्वांटिटी मापने के लिए, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm में नापते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे कोई केमिकल है जो सबसे लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर होंगे, जो जैसे एक्वेटिक मैं उसकी बात करूँ इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे जू प्लैंकटन होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके खाना वाना बना रहे हैं। अब इन जू प्लैंकटन पे अटैक कौन कर रहा है? ये स्मॉल फिश, इस पे अटैक कर रहा है ये लार्जर फिश, एंड लास्टली फिश ईटिंग बर्ड्स। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल किसमें आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, आंसर वुड बी दिस बर्ड, एंड रीजन बीइंग कि यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बेसिकली हो रहा है, इसीलिए, है ना। ओके, दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट को हमारी एक्टिविटीज किस तरीके से इम्पैक्ट करती है? अब इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, बट क्योंकि आपकी बुक आपको बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहती है, वो भी समझती है कि इस चैप्टर में ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना, तो बहुत प्रिसाइजली कंसाइजली उन्होंने आपको 2 पॉइंट्स में निपटा दिया है। आपको अब पढ़ना है ओजोन के बारे में और वाटर डिस्पोजल के बारे में, बस। वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर। ओजोन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता हो, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ये ओजोन मिलती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन मिलती है हमको, जिसका मॉलिक्यूल होता है O3, है ना। तो ये जो O3 होता है, अगर आप उसको देखें तो वो एक पॉइजन होता है एक तरीके से। O2 की मैं बात करती हूँ, O2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट वहीं अगर O2 में एक और ऑक्सीजन, मतलब O का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो वो O3 बन जाएगा, इट विल बिकम अ पॉइजन फॉर अस। ठीक है, हायर लेवल्स पे, अब हायर लेवल्स पे ये जो पॉइजन है ये बेसिकली हमको बचा रहा है अर्थ पर जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है ना, उनसे बचा रहा है। बिकॉज ये जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हमारे डीएनए में म्यूटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हमें हो सकता है ना। सो दिस इज पोटेंशियली डैमेजिंग टू अस, द यूवी रेज। और ये जो ओजोन है ये हमें बेसिकली बचाव कर रही है, भले पॉइजन है पर बचाव कर रही है भैया स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। अब बनती कैसे, फॉर्मेशन देख लो इसका, ये फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये सबसे पहले ये नेचुरल हमारा O2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब इस O2 मॉलिक्यूल पे जैसे ही सन रेस पड़ेगी ये टूट जाएगा 2 नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। जब ये अकेला है ना तो बेचारा नेसेंट है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। अब क्या हुआ, एनवायरमेंट में ये वाला ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंट था, ये वाला मॉलिक्यूल यहां से हमें मिल गया। नाउ व्हेन दे कंबाइन natural O2 and nascent O2, they form O3, which is ozone, a deadly poison.
ठीक है, याद रखना कि नॉर्मल O2 था, इन्वायरमेंट पे सनरेज उस पैक्ट करी, उनका बेचारों को बिछड़वा दिया, उन्हें अलग करवा दिया सनरेज ने, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये माने नहीं, ये जो अकेले अकेले घूम रहे थे ऑक्सीजन, उन्होंने क्या किया, नेचुरल वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाके कंबाइन हो गए और अब पोटेंशियली एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दिया जो कि पॉइजन है, O3। फाइन। अब क्या हुआ था 1980s में, क्या देखा गया, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पे एक होल पाया गया ओजोन में। अब होल से तुम लोग क्या समझ रहे हो, गैसली में छेद हो गया था? नहीं भैया, छेद नहीं हुआ था कभी भी। इट इज जस्ट कि वहां की जो ओजोन लेयर है वो पतली हो गई थी, काफी पतली हो गई थी। ठीक है, सो एक तरीके से डर बैठ गया सारे साइंटिस्ट में कि भैया अगर ऐसे ओजोन विलुप्त होने लग गई तो क्या होगा, कौन बचाएगा हमें सन की रेस से, है ना। सो वो चीज सबको अब कंसर्निंग लगने लगी। सो क्या देखते हैं हम 1987 में, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये याद है देखो मुझे, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे जो देश होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम पे चर्चा करके उसका सॉल्यूशन निकाल सके। तो इस UNEP के प्रोग्राम में सब देशों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। सबने क्या डिसाइड किया कि एक केमिकल है जो कि इस ओजोन लेयर को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज CFC। लिखा है वैसे यहाँ पे, ये लिखा है CFC, ये लिखा है CFC, इट स्टैंड्स फॉर, CFC स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली कूलेंट्स होते हैं, मतलब जिन भी चीजों में कूलिंग की जरूरत है, जैसे एसीज में, फ्रिज में कूलिंग की जरूरत है, तो वहां पर एज अ कूलेंट इन्हें यूज किया जाता था, अब नहीं करते हैं। तो ये जो CFC से, इनसे बहुत ज्यादा ना क्लोरीन के मॉलिक्यूल रिलीज होते थे जो इस O3 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो भैया इस 1987 में जो UNEP की मीटिंग हुई तो डिसाइड किया कि सबसे पहले इन CFCs को बंद करो, CFCs को बनाना बंद करो, अपने आप से हमें इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगी ओजोन के लेयर में। और यही हुआ। जब 1987 के बाद इस चीज को फ्रीज कर दिया गया कि अब किसी भी रेफ्रिजरेटर में, किसी भी AC के कंप्रेसर में CFC नहीं होना चाहिए, उसके बाद आज जब हम वहां की कंडीशन देखते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर वो जो होल टाइप क्रिएट होने लगा था, या बेसिकली थिकनेस कम हो गई थी, आज वही लेयर इंप्रूव होकर थिकन हो चुकी है, वो लेयर मोटी हो चुकी है। दैट मीन्स हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था CFCs को बैन करने का। ठीक है, सो ये थी ओजोन की कहानी। इतना ही दिया है बुक में और इतना ही आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गई? अब देखो, ये आपने पढ़ा है 5 hours ऑफ जीरो वेस्ट, तो अब थोड़ा वेस्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं ना। देखो, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंपल सी बात समझाई गई कि जैसे आप खाना खाते हो तो सब चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते आप यार। सेल्यूलोज खिला दूं मैं तुम्हें, तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एंजाइम नहीं है उसका, इसीलिए सेल्यूलोज खाओगे एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम ये सोचे कि किसी भी चीज को हम लैंडफिल में डाल देंगे वो डिकम्पोज हो जाएगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है हमारे बैक्टीरिया के पास वो एंजाइम ही नहीं है, हमारे फंजाई के पास एंजाइम ही नहीं है उस चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो क्या होगा? वो चीज ब्रेक डाउन नहीं होगी, वो एज इट इज परसिस्ट करेगी इन्वायरमेंट में, राइट? नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लास्टिक्स को डिकम्पोज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं उनके पास, बेचारों के पास एंजाइम ही नहीं है। दे आर लाइक, भैया ये चीज कब आई, कौन बना दिया इसको यार, पहले तो नहीं थी कुदरत में ये, और अब बना दिया तो इसका इलाज अपने पास तो है नहीं। तुम इंसान, तुम लोग इस बला को लाए हो, तुम लोग देखो, है ना। तो वो वाली चीज हो चुकी है। प्लास्टिक्स का हम देख रहे हैं कैसे एक्यूमुलेट हो रही है, डिग्रेड करने का रास्ता नहीं है अपने पास, जला नहीं सकते, टॉक्सिक गैस रिलीज होगी, उसको लैंडफिल में डालो तो डिकम्पोज नहीं हो रही है। 1 मिलियन ईयर्स लगेंगे, इतने समय कौन रुक सकता है यार, हम तो बचे भी ना तब तक। सो यहाँ पर आपको जो चीज इधर बेसिकली बताई गई है कि कुछ वेस्ट हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल क्यों है? क्योंकि हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं उनके पास एंजाइम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने की, जिस वजह से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मैं लिख देती हूँ, आई नो कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है ये। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये चीज हो गई। दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि CO2, H2O, इन चीजों में। ठीक है, कौन कर रहे हैं ये? हमारे डिकम्पोजर्स। और जिस भी मटेरियल
में ये चीज पॉसिबल हो जाए वो कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। और जिस मटेरियल के साथ ऐसा संभव ना हो पाए, जैसे कि हमारे प्लास्टिक्स, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आई नो आपको पता है वैसे ये बात, बट स्टिल ठीक है। सो आई थिंक इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत ज्यादा नहीं खींचे हम इस चैप्टर को। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है उन टॉपिक्स को हमने अच्छे से देख लिया है और इसके बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बस क्या करना है, शॉर्टकट मत करना है, इस वीडियो के बाद एटलीस्ट 2 रीडिंग और लगा लेना बस, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ज्यादा तमीज, ज्यादा इज्जत नहीं देनी है इस चैप्टर को, डिजर्व नहीं करता ये, बट जितना बोला है उतना प्लीज कर लेना, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब मिलते हैं हम हमारे लाइव वीडियोस में। सिलेबस खत्म कर लिया है। आई होप आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है, बढ़िया चल रही है। खैर मेंटी में मुझे पता चल ही जाएगा कितनी अच्छी चल रही है। तो मिलते हैं फिर मेंटी में। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद क्लास।